हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आई क्यूजी। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गई हूँ मैं डिस्कशन करने के लिए। बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन टेलीग्राम की मैम, ये जो हो रहा है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा जी का नाम जो आजकल डेली न्यूज़पेपर में न्यूज चैनल्स में आ रहा है, तो क्या यहाँ पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया एक जज के प्रति करी जा सकती है? क्या यह कानूनी तौर पर जायज है? देखिए, इसके बारे में हम पूरी संपूर्ण रूप से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जो न्यूज़ आ रही है और जो भी हेडलाइंस बन रही हैं, उससे अपने आप को बाइस्ड मत रखिएगा। बिकॉज़ एक जुडिशरी एस्पिरेंट की खासियत यही है कि उनको हर मामले में न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई एविडेंस मिल भी रहा है, तो पता नहीं वो हमारे केस से रिलेटेड है या नहीं है, प्लांटेड है कोई चीज़ या ओरिजिनली वहाँ पर है, तो इन सब चीज़ों में ना इसकी न्यायिक समीक्षा होने दीजिए, इसको न्यायिक रूप से देखा जाने दीजिए। और जहां तक बात है कि एक सिटिंग जज के खिलाफ क्या एफआईआर हो सकती है, अगर हो सकती है तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई और यहाँ पर किस प्रोसीजर से इसको डील करा जाएगा? क्या यहाँ पर अगर किसी जस्टिस का नाम ऐसे आता है तो क्या खाली ट्रांसफर कर देने से काम पूरा हो जाएगा? देखिए, ये सारे प्रकार के सवालों का जवाब आज सभी को देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी प्लीज यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज के हम मामले की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता ही है, देयर इज़ नथिंग न्यू टू टेल यू हियर। लेकिन आप सभी को यहाँ पर बताऊँगी, जो अनअकाउंटेड मनी की अचानक से बात आने लगी है ना, कि बोरियाँ भर-भर के नकदी रखी हुई थी, यानी कि कैश रखा हुआ था और 500 के जले हुए नोटों के टुकड़े यहाँ मिले हैं, वहाँ मिले हैं। 3-4 दिन हो चुके हैं इस घटना को, बट स्टिल मेकिंग द हेडलाइंस। आज के पेपर में भी ये चीज़ है और न्यूज़ चैनल्स पर तो लगातार चल ही रहा है। तो इसको लेकर के यहाँ पर थोड़ा-सा कह सकते हैं विवादास्पद स्थिति हो रही है। हालाँकि 2-3 दिन पहले से हमें पता चल चुका है कि इनका ट्रांसफ़र करा जा रहा है इनके पेरेंट हाई कोर्ट में, जो यूपी का इलाहाबाद बेंच है, वहाँ पर इनको भेजा जा रहा है। एक 3 सदस्य की कमेटी भी बनाई गई है इस मामले की जाँच करने के लिए। लेकिन क्या ये सारी बातें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं या नहीं है, इस पर भी विचार करना बनता है। क्योंकि भई एज़ पर द न्यूज़, अगर हम न्यूज़ की माने, न्यूज़ एजेंसीज़ की माने, तो उनके अनुसार यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ये जो ट्रांसफ़र है वो इससे रिलेटेड नहीं है। ट्रांसफर यहाँ पर दूसरे कारणों से करा जा रहा है। लेट्स सी रिलेटेड है या नहीं है, चीज़ें हमें थोड़े समय के बाद ही क्लियर होंगी। अभी के टाइम पर एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं या फिर न्यूट्रल होकर के इस मामले को समझा जा सकता है कि आखिर यहाँ पर प्रोसीड करने का तरीका क्या होने वाला है फॉर्मली। तो देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम है जिसने यहाँ पर कंसिडर किया है कि फिलहाल यहाँ पर इनका दिल्ली से ट्रांसफर होना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो कि इस मामले में इंक्वायरी कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ अभी तक एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हुई है? क्योंकि भई अगर ऐसा किसी और व्यक्ति के साथ होता, चाहे वो किसी और प्रोफ़ेशन में होते, चाहे प्राइवेट सिटिज़न होते, अभी तक हमें यहाँ पर एफआईआर तो देखने को मिल गई होती, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया होता। क्या यहाँ पर किसी प्रकार का बायस है या फिर किसी प्रकार से इम्यूनिटी दी जा रही है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है? तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा एफआईआर क्यों नहीं हुई है, इसके पीछे का मैं आप सभी को कारण बताती हूँ, बैकग्राउंड बताती हूँ थोड़ा-सा। देखिए, सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने पर थोड़ी-सी यहाँ पर लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्यों है? क्योंकि भई आप सभी को पता है जज का काम क्या है? जज का काम होता है यहाँ पर डिसीजंस लेना, और जब डिसीजंस लिए जाते हैं, 2 पक्ष होते हैं सामने और दोनों पक्षों के फेवर में डिसीजन कभी भी नहीं जा सकता है। हमेशा ऐसा होगा कि डिसीजन एक पक्ष के फेवर में ही जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरे पक्ष को ऐसा लग सकता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या किसी प्रकार की बेईमानी हो रही है, और कुछ नहीं तो क्या एलिगेशन लगा सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एलिगेशन लगा सकते हैं कि जज साहब करप्ट हैं, इन्होंने सामने वाली पार्टी से पेमेंट लिया है, ऐसा करने के लिए। अगर जजेस पर इस तरह से जो है क्रिमिनल केसेज़ की फाइलिंग चलने लगेगी, तो जजेस का काम होगा कैसे? बिकॉज़ उनको तो डेली बेसिस पर इन्यूमरेबल केसेज़ को डिसाइड करना होता है, डिस्पोज़ ऑफ करना होता है। अगर इस प्रकार से आरोप लगेंगे, तो क्या जजेस यहाँ पर आपके फ्रीडम के साथ अच्छे तरीके से काम कर पाएँगे? पहला कारण तो ये है लीगल रिस्ट्रिक्शन का। और जहाँ तक बात है, तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन केस लॉ है। केस लॉ का नाम है के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1991 का केस है यहाँ पर। और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग यहाँ पर इनिशिएट नहीं करी जा सकती है सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ विदाउट कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि
अगर ऐसा लग रहा है कि किसी जज ने कोई ऐसा काम करा है कि यहाँ पर इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, तो भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंसल्टेशन लेना पड़ेगा विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट इज दिस द करेक्ट प्रोसीजर? वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। देखो, सबसे पहली बात, इनसे कंसल्टेशन लेने की बात क्यों करी जा रही है, क्योंकि बेटा सीजीआई का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है कि जो एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनसे प्राइमा फेसाई हमें देख करके पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन है जिससे लग रहा है कि हाँ, जज साहब ने यहाँ पर कुछ ऐसा करा है जो कि न्याय संगत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, सीजीआई साहब यहाँ पर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट साहब को अलाउ करने के लिए कि एफआईआर करी जाए कि नहीं करी जाए। इसीलिए पहला रिकमेंडेशन किससे लिया जाता है, पहला कंसल्टेशन आपका सीजीआई से होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से होता है। ये जो प्रोसेस है ना, इसको शुरुआत से लेकर के अंत तक अभी हम चार्ट वाइज देखेंगे, लेकिन इसी प्रोसीजर को यहाँ पर इन हाउस प्रोसीजर बोला जाता है। और ये क्यों है, ये मुख्य रूप से इसलिए है ताकि जजेस को प्रोटेक्ट करा जा सके, उनके काम करने के तरीके को प्रोटेक्ट करा जा सके फ्रॉम फ्रिवलस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, बिकॉज जजेस के साथ ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आइए आपको मैं पूरा बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो केस था हमारा, वीरास्वामी जजमेंट जो था, इसमें हमें एक बात तो पता चल गई थी कि जो जजेस होते हैं वो आपके पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, एज डिफाइंड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। लेकिन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सर्वेंट्स, तो यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होता है, प्रायर सैंक्शन चाहिए होता है, मतलब पहले से इजाजत चाहिए यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए। किससे लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि कोई आम व्यक्ति सीधा प्रेसिडेंट साहब तक नहीं चला जाएगा, देयर हैज टू बी सम अदर मशीनरी, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन एक बात आप जाने रखिए कि अगर एक जज साहब है जो कि सिटिंग नहीं है, रिटायर्ड है, या फिर किसी वजह से ऑफिस नहीं होल्ड कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए या क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने के लिए कोई प्रायर सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी, प्रोसिक्यूशन ग्रांट करता कौन है? तो लेट्स फाइंड आउट। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वही सिर्फ होल एंड सोल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सैंक्शन ग्रांट करने के लिए, और सैंक्शन किस आधार पर देते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर पर्सनली तो जानते नहीं है सभी हाई कोर्ट के जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, सो ही गेट्स इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर सीजीआई साहब को लगता है कि कोई प्राइमा फसाई केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन द प्रेसिडेंट मस्ट नॉट ग्रांट सैंक्शन। अगर सीजीआई साहब को ऐसा नहीं लगता है, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पर बिल्कुल भी सैंक्शन नहीं देना चाहिए, परमिशन नहीं देनी चाहिए। और इस जजमेंट में इस बात पर एम्फसाइज करा गया था कि सेफगार्ड यहाँ पर प्रिट करने के लिए है जजेस को, ताकि जजेस का हरासमेंट ना हो सके, अदरवाइज जुडिशियल विल नॉट बी एबल टू फंक्शन फुल्ली। देखिए बेटा, यहाँ पर प्रोसीजर क्या है, लेट्स हैव अ लुक। तो देखो बेटा, इंक्वायरी प्रोसेस होता है सबसे पहले। जब भी किसी जज पर कोई आरोप लगता है, कुछ ऐसी बात आती है जो कि न्याय संगत नहीं है, सबसे पहले इंक्वायरी होती है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अगर जूम कर पाए, आई बिलीव, ठीक है, जूम हो गया है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट की, कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी, यानी कि पर्सनल लेवल पर हर किसी को इसके बारे में पता नहीं होता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये हाई कोर्ट के मुखिया है, तो इनको क्या करना पड़ता है, एक कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी करनी पड़ती है। और जिस भी जज पर आरोप लग रहा है, उनसे यहाँ पर जवाब मांगते हैं कि आप बताइए, आपका क्या कहना है इस बारे में, ये अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। उसके साथ साथ बेटा, अगर कोई प्राइमा फसाई केस एग्जिस्ट करता है, देन ये जो चीफ जस्टिस है हमारे हाई कोर्ट के, ये क्या करेंगे, ये मामला रेफर कर देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई कि एक जज साहब के खिलाफ कुछ आरोप लग रहे हैं। अब उस मामले पर उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी करी कॉन्फिडेंशियल तरीके से, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। देन अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फसाई केस है, देन द केस इज रेफर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद सीजीआई साहब रिव्यू करते हैं कंप्लेंट को, जो भी इनको जरूरत लगता है करते हैं। उसके साथ बेटे 3 मेंबर की कमिटी बनाई जाती है। अब इस 3 मेंबर की कमिटी में कौन कौन होता है, एक जज तो होते हैं जो उसी हाई कोर्ट के होते हैं, बाकी 2 जजेस होते हैं जो अलग हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं, सो दैट वी कैन मेक श्योर कि यहाँ पर किसी प्रकार का बायसनेस ना हो। उसके बाद कमिटी यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करती है, जिसमें फॉलो करे जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, और उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करा जाता है। एंड आफ्टर दैट,
अगर रिपोर्ट में पता चलता है कि सीरियस मिसकंडक्ट हुआ है जज के द्वारा, देन क्या होता है, बहुत ही प्यार से तरीके से यहाँ पर चीजें होती हैं। यहाँ पर सीजीआई साहब चाहे तो जज साहब से कह सकते हैं, जिस भी जज के खिलाफ कंप्लेंट आई है, कि आप खुद से रिजाइन कर दीजिए या फिर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए। इनको बेसिकली सजेस्ट करा जाता है, एडवाइस करा जाता है कि वी डोंट वांट टू शैटर योर इमेज, तो आप यहाँ पर क्या करिए, या तो अपना रिजाइन कर दीजिए या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए। जज साहब मना कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है एडवाइस दी जाती है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि इनको जुडिशियल वर्क देना बंद कर दें, काम ही देना बंद कर दें। आदमी खाली रहेगा, क्या करेगा? उसके साथ-साथ प्रेसिडेंट साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जज इज़ नॉट विलिंग टू रिज़ाइन और टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो आप यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। इम्पीचमेंट का प्रक्रिया क्या है? वही जो आपके संविधान में दिया हुआ है, वही यहाँ पर लागू होता है। और अगर बेटा मिसकंडक्ट ऐसा पता चलता है कि मिसकंडक्ट माइनर है, छोटा-मोटा है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप जज साहब को यहाँ पर उनकी पदवी से हटा दीजिए, देन व्हाट कैन हैपन, सिंपल सी वार्निंग देकर के इनको छोड़ा जा सकता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस कहा जाता है। एंड आई होप आई वाज एबल टू क्लियर सम ऑफ योर डाउट्स। अगर अभी भी कोई डाउट परसिस्ट करेगा तो रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम। मैं अभी दिखा दूंगी टेलीग्राम मेरी आईडी क्या है, आप लोग मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। और उसके साथ साथ बेटा, अगर बात करी जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, क्योंकि हाई कोर्ट का तो हमने एग्जाम्पल देख ही लिया, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस क्या है? स्पेशल प्रोविजन ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कंप्लेंट आती है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है, इन्हीं को यहाँ पर इनिशियल रिव्यू करना पड़ेगा, यहाँ पर शुरुआत इन्हीं को करनी पड़ेगी। और अगर मामला सीरियस है तो सीजीआई साहब यहाँ पर रिस्पॉन्स ले सकते हैं और बना सकते हैं, 3 जज की कमिटी होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे ये इन्वेस्टिगेशन के लिए, और आगे का प्रोसेस वैसे ही होगा जैसा कि हाई कोर्ट जजेस के लिए होता है। सो आई बिलीव आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू थिंग्स इन अ लूसिड मैनर। एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है मैंने। स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज और है जिसका हमें ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स इन द इन हाउस प्रोसीजर, बिकॉज चीजें कॉन्फिडेंशियल हो रही हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है, तो सही है नहीं है कैसे पता चलेगा? बात इतनी सी है कि इंदिरा जयसिंह वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट्स का कॉन्फिडेंशियल रहना ही ठीक है, क्योंकि आम जनता तक बातें आएंगी, तो जितने लोग उतनी बातें, और इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि लोगों का जो भरोसा है जुडिशरी में वो शैटर होगा, वो खत्म होगा। अब जजेस ही अगर जजेस की जांच कर रहे हैं, तो नो वन फ्रॉम द फ्रैटर्निटी वुड वांट ना कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जस्टिस कहलाए जो जस्टिस कहने लायक नहीं है। डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि जो आदमी करप्ट है या जो आदमी गलत है वो यहाँ पर फ्रेटर्निटी का हिस्सा बन के रखे। तो इतने के लिए हम जुडिशरी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वी शुड डेफिनेटली ट्रस्ट जुडिशरी। जब आम लोगों के मैटर्स को लेकर के जुडिशरी पर ट्रस्ट करा जा सकता है, व्हाई नॉट सेंसिटिव मैटर्स लाइक दीज? तो ये सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पर पब्लिसाइज करना जुडिशरी को डैमेज करेगा, और इम्पीचमेंट इज बेटर इंस्टेड ऑफ करेक्टिव एक्शन। तो क्रिटिक्स का यहाँ पर कहना तो होता है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से पब्लिक ट्रस्ट तो कम होता है, बट हर चीज नहीं हो सकती है, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। तो जो सही तरीका है उस तरीके से यहाँ पर काम करा जाता है, एंड दिस इज द रीजन कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है, एंड व्हाई द पुलिस इज स्टिल नॉट इन्वॉल्व। तो चलिए, आगे जैसा जैसा डेवलपमेंट होगा वी विल कम टू सी। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन रीच आउट टू मी हियर। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है, यू कैन स्कैन दिस कोड। और अगर स्कैन नहीं हो रहा है, टेलीग्राम पर सर्च कर लेना जुडिशरी बाय दिव्यांशी, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई एम समवन जो उसको आप पेड क्लासेस में ज्यादा देखते हो, बट ड्यू टू सो मेनी क्वेश्चंस आई हैड टू ब्रिंग दिस सेशन हियर। अगर ऐसा कुछ भी होता है जस्ट लेट मी नो अगेन। और उसके साथ साथ अगर आप पेड बैचेस में मुझसे मिलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, लेट मी टेल यू इन शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, अपना ब्राउजर ओपन करना, गूगल आ गया, काइंडली सर्च स्टडी IQ जुडिशरी, सर्च करेंगे, पहले लिंक पर आ जाना। पहले लिंक पर आने के बाद यू विल फाइंड आवर बैच PHY 2.0 जुडिशरी रैंकर्स 2.0 बैच है ये, सॉरी। और ये जो बैच है ये आपका आज से शुरू हो रहा है, दैट इज मंडे से शुरू हो रहा है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो आप यहाँ पर व्यू पीडीएफ पर क्लिक करना, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स इन दिस पीडीएफ ओनली। आपको इसी ब्रोशर में ना सारी जानकारी मिल जाएगी, A to Z सब कुछ मिल जाएगा। आई बिलीव नेट का कुछ प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, इट्स वर्किंग। देखो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि इवेल्युएशन जब उस लेवल पर हो सकता है तो प्रिपरेशन के लेवल पर भी होना चाहिए। सो व्हाट वी न्यू वी आर ब्रिंगिंग इन दिस बैच, इस बैच में आपके लिए हर हफ्ते और हर महीने का
परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आ रहा है। हर महीने चेक करेंगे, हर हफ्ते चेक करेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। हर महीने 5,000 रुपए इनाम जीतने का भी मौका है आपके पास, और जुडिशरी क्लियर करने के बाद 100% फीस रिफंड पाने का भी मौका है आपके पास। हिंदुस्तान के बेस्ट फैकल्टीज की टीम है जो आपकी तैयारी करवाने वाली है। निस्संदेह आपका एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है इस बैच से। नीचे आएंगे तो बैच का फॉर्मेट पता चलेगा, प्रारूप पता चलेगा। क्लासेस हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होती है, मतलब इंग्लिश में होती है, और नोट्स आपको सेपरेटली प्रोवाइड होते हैं। हिंदी में अलग मिलते हैं, इंग्लिश में अलग मिलते हैं, हैंड रिटन अलग मिलते हैं, टाइप हुए अलग मिलते हैं। इस बैच की खासियत क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर फाउंडेशन भी है, प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन है, मेंस की भी, और इंटरव्यू की भी सारी प्रिपरेशन है। और जब आप यहाँ पर इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर मौका मिलता है कि आप यहाँ पर जो है सारी फीस अपनी वापस ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस। आप देख सकते हो आईपीसी, बीएनएस, एविडेंस एक्ट, बीएसए, सीआरपीसी, बीएनएसएस, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टीपीए, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एसआरए, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स प्लस आर्बिट्रेशन एक्ट, प्लस लॉ के साथ साथ आपका जीएस भी है जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सब कुछ कवर करा जाता है। और उसके साथ साथ आपका इंग्लिश और हिंदी भी कवर करते हैं, यानी कि लैंग्वेज के पेपर भी सॉर्टेड है। और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है लोकल लॉज की, मैम कहाँ से पढ़े, क्योंकि इनफ रिसोर्स नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है इसके लिए। जो नॉट वरी 16 स्टेट्स का लोकल लॉज आपका हम यहीं पर कवर करवा रहे हैं, A to Z। आपको बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आई टेल यू सम की फीचर्स, सारे फीचर्स आप देख लेना। 15 से ज्यादा घंटे की आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो जाती हैं, मेंस के स्पेसिफिक नोट्स अलग से मिलते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक मिलेगी, परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन है, वीकली एंड मंथली 5,000 रिवॉर्ड पाने का मौका है, 100% रिफंड पाने का भी मौका है। सारी फीचर्स की बात करूं बेटा तो लेक्चर नोट्स आपको मैंने बता ही दिया कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, हैंड रिटन भी, टाइप्ड भी। उसके साथ डेली आपके एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ही, और हर हफ्ते आंसर राइटिंग होती है इंग्लिश हिंदी दोनों में ही। यू विल गेट अ मेंस का क्वेश्चन, आपको उसका आंसर मिलेगा, उसका इवैल्यूएशन होगा। उसके साथ साथ हर हफ्ते करंट अफेयर्स की एक क्लास होगी, हर महीने करंट अफेयर्स की एक मैगजीन होगी। उसके साथ ये सारी बातें आपको पता ही है। टेस्ट सीरीज अलग से भी है यहाँ पर, जिसमें आपको 6 प्रॉब्लम्स और 6 मेंस के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऑल स्टेट एसआईपी है, यानी कि अगर आपने इस बैच में एडमिशन ले लिया, इस बैच में एडमिशन लेने के बाद जितने भी जुडिशरी के नोटिफिकेशंस आएंगे, जिस भी स्टेट्स के आएंगे, बिकॉज इट इज बट ऑब्वियस कि स्टडी आएगी जुडिशरी उनके लिए क्रैश कोर्सेज लेकर के आएगा, बैचेस लेकर के आएगा। यू विल बी गेटिंग ऑल दी बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बैच के साथ आपको कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करना होता है। उसके साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम करवाते ही हैं। सो लेट मी टेल यू कौन से लोकल लॉज है जिन पर हम यहाँ पर आपको प्रिपेयर करवाने वाले हैं। सो दैट इज यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर। तो विद नेम यहाँ पर आपके 16 स्टेट्स हो गए हैं लोकल लॉज जिनके पूरे कवर होते हैं। नीचे आएंगे तो फैकल्टीज के बारे में पूरा जिक्र है, सारी तस्वीर के साथ सब कुछ यहाँ पर बता रखा है। और नीचे आएंगे तो यू विल गेट योर मेंटर्स हियर। नीचे आएंगे तो हैंड रिटन नोट्स का फॉर्मेट कैसा होता है, तो ऐसे कलरफुल से होते हैं, सुंदर सुंदर साफ साफ लिखे हुए, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही। और नीचे आएंगे एमसीक्यूज का फॉर्मेट है, और नीचे आएंगे तो क्रक्स नोट जो टाइप हुए नोट्स है उनका फॉर्मेट है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो मोटिवेशन ही मोटिवेशन है, बिकॉज स्टडी आई की जुडिशरी इस टाइप इंडिया का लीडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जुडिशरी का एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, बिकॉज वी आर गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स इन जुडिशरी एग्जामिनेशंस। तो जज बनना है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को। ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इट्स क्वाइट सिंपल, आई विल टेल यू द प्रोसीजर। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यू विल सी कि हमारे प्लैटिनम पैकेज आपको मिलेगा जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 30 महीने की। यहाँ पर प्राइस शो कर रहा है 37,500। बट फायदा क्या मेरा बताने का, अगर आपको इतना ही पेमेंट करना है, यू जस्ट हैव टू सी बाय नाउ के ऊपर लिखा है ऐड प्रोमो कोड, इस पर क्लिक करना। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद बेटा देखो यहाँ पर आ गया कूपन कोड एंटर करने का बॉक्स, इसमें आप Y625 लगा देना, वही कोड जो आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। एंड जब आप इसको अप्लाई करेंगे यू विल सी कि आपको यहाँ पर ये बैच मिल रहा है 30 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ओनली एंड ओनली फॉर ₹30,000। तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए और आज के आज कर लीजिए, ताकि हम यहाँ पर अपनी पढ़ाई जल्दी से शुरू कर लें। आई विल मीट यू गाइस टुडे ऑनवर्ड्स। तो फटाफट से एनरोल कर लो। उसके साथ साथ आई विल गिव यू अ नंबर ऑल्सो, एक नंबर दे देती हूँ, कोई कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम पर भी आ सकते हो। अदरवाइज दिस इज अ नंबर 7640003000। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके मेरा नाम बता दीजिएगा एंड दे विल श्योरली हेल्प यू आउट। सो स्टूडेंट्स, सी यू गाइस वेरी वेरी सून। ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।